नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम मॉड्यूल डी क्रेडिट मैनेजमेंट का लास्ट यूनिट 33 कवर कर रहे हैं, जिसमें रिहेबिलिटेशन और रिकवरी के बारे में रिहेबिलिटेशन, रीशेड्यूलिंग और रिकवरी के बारे में दिया हुआ है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं मॉड्यूल डी में हमने क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले हमने यूनिट 26 कवर किया, जिसमें हमने ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट देखा कि क्रेडिट का बैकग्राउंड कैसा रहा, किस किस तरह के बोरोवर्स के साथ हम डील करते हैं, टाइप ऑफ क्रेडिट हमने पढ़ा, फंड बेस क्या होता है, नॉन फंड बेस क्या होता है। इसके बाद क्रेडिट के कंपोनेंट जाने के, अप्रेजल कैसे करना है, डिलीवरी कैसे करना है क्रेडिट की, क्रेडिट मॉनिटरिंग कैसे करना है, क्या क्या ध्यान में रखें। इसके बाद हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो जर्नी रही, बीपीएलआर कब शुरू हुआ, उसके बाद एमसीएलआर आया, फिर बेस रेट, फिर रेपो लिंक रेट आया, इस सब के बारे में हमने जाना। इसके बाद हमने प्रायोरिटी सेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के बारे में जाना। एक अकाउंट को दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो क्या नॉर्म्स आरबीआई ने दे रखे हैं। फिर एक्सपोजर नॉर्म्स पढ़े कि इंडिविजुअल को कितना दे सकते हैं, ग्रुप को कितना दे सकते हैं। इसके बाद हमने टेक ओवर नॉर्म्स देखे। एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर अकाउंट लेके जाना है तो टेक ओवर नॉर्म्स आरबीआई के किस तरह से हमको गाइड करते हैं। इसके बाद हमने क्लिक के बारे में जाना, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन और लार्ज क्रेडिट्स। ओके, देखिए, मैंने आपको 26 यूनिट जो दिया था उसमें रिटेल की डेफिनेशन दी थी, जिसमें बताया था कि जहां एनुअल टर्नओवर हमारा 50 करोड़ तक का है और इंडिविजुअल को एक्सपोजर 5 करोड़ तक का है, इसको हम रिटेल सेगमेंट कहते हैं। अभी रिस्क वेट के हिसाब से इस 5 करोड़ को 7.5 करोड़ कर दिया गया है। 5 करोड़ की जो लिमिट थी उसको बढ़ा के 7.5 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये फ्रेश लोन्स पे और इंक्रीमेंटल एक्सपोजर दोनों पे लागू होगी। रिस्क वेट के पर्पज से बेसल गाइडलाइंस जो है उसमें इंडिविजुअल की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ा के 7.5 करोड़ कर दी गई है, ये आप ध्यान रखें। ओके, तो ये तो हमने यूनिट 26 में पढ़ा। उसके बाद यूनिट 27 में हमने बैलेंस शीट के बारे में, प्रॉफिट लॉस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें पढ़ी। फिर हमने वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कैसे करते हैं, टर्म लोन फाइनेंस में, प्रोजेक्ट फाइनेंस में क्या ध्यान रखना है। फिर हमने पढ़ा क्रेडिट डिलीवरी के बारे में कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, स्टैंपिंग में क्या ध्यान रखेंगे, गारंटी लेनी है तो किस तरह का ध्यान रखना है। फिर हमने पढ़ा सिक्योरिटीज किस किस तरह की होती है, हाइपोथिकेशन, मॉर्टगेज, प्लेज, ये सब के बारे में हमने एक्सप्लेन किया। उसी चैप्टर में हमने जाना कंसोर्शियम अकाउंट क्या होता है, मल्टीपल लेंडिंग क्या होती है, सिंडिकेशन क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट जो यूनिट थी उसमें पढ़ा कि क्रेडिट जब हमने दे दिया, अब उसकी मॉनिटरिंग कैसे करें, उसके क्या क्या तरीके हैं। पैसा दे दिया तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा ना, तो लोन रिव्यू मैकेनिज्म पढ़ा, लीगल ऑडिट के बारे में पढ़ा, ये सारा पढ़ा। और फिर अगले जो यूनिट था हमारा 32, उसमें हमने पढ़ा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट की कौन कौन सी रिस्क हैं। जब हम क्रेडिट देते हैं तो हमको क्रेडिट रिस्क आती है, मार्केट रिस्क आती है, इसके अलावा बैंकिंग में ऑपरेशनल रिस्क है। ये रिस्क किस किस तरह से रिस्क होती है बैंकिंग में, और उसको मिटिगेट करने के क्या क्या तरीके हैं, रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं हम। इसके बाद हमने क्रेडिट डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा। ये लास्ट यूनिट है जिसमें हम पढ़ेंगे। अब देखिए, आपने क्रेडिट तो दे दिया, क्रेडिट देने के बाद में आपको क्या करना है, आपको करनी है उसकी रिकवरी। ठीक है, अगर रिकवर नहीं होगा तो फिर बैंकिंग सेक्टर नहीं चलेगा। तो रिकवरी की जब बात आएगी तो हम समझेंगे कि रिकवरी की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि क्रेडिट में डिफ़ॉल्ट होते हैं, क्रेडिट में स्ट्रेस एसेट होते हैं, स्ट्रेस एसेट धीरे धीरे एनपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं, क्या क्या हम तरीके उसके अपना सकते हैं। विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होते हैं, कुछ बोरोवर आपको ऐसे मिलेंगे जो कॉपरेट नहीं करते हैं, उनको नॉन कॉपरेटिव बोरोवर्स बोलते हैं। उनको कैसे डिक्लेरेशन करना है, उनकी फ़ोटो वगैरह छापने का जो पेपर में ऑप्शन है वो क्या है। फिर स्ट्रेस एसेट की रिकवरी कैसे करें, क्या क्या तरीके बैंक, क्या क्या मेजर्स बैंक लेता है, लीगल एक्शन वगैरह जो भी लेना है उस सब पे हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट किस वजह से होता है। देखिए, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट मीन्स इनेबिलिटी और अनविलिंगनेस। देखिए, दो बातें हैं। एक तो बोरोवर इनेबल है, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, और दूसरा अनविलिंग है, पैसा है परंतु वो पे नहीं करना चाहता। ऑफ ए कस्टमर और काउंटर पार्टी टू मीट कमिटमेंट इन रिलेशन टू लेंडिंग, ट्रेडिंग और एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दिस में टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स। देखिए, जो भी फंड्स उसने बैंक से लिया है, या तो वो प्रॉपर कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रहा है जिससे ईएमआई और प्रिंसिपल बैंक को दे नहीं पा रहा है, या सब कुछ होते हुए भी वो अनविलिंग है देने में, पैसा है पर देना नहीं चाहता। अब इन तरीकों में हम क्या करेंगे। देखिए,
अलग अलग तरह से लेंडिंग करती है बैंक। जैसे हम सबसे पहले बात करें डायरेक्ट लेंडिंग की। डायरेक्ट लेंडिंग में क्या आता है, जैसे आप ओडीसीसी अकाउंट देते हैं या आप टर्म लोन देते हैं, ये डायरेक्ट लेंडिंग है, यहाँ बैंक ने पैसा दे दिया। तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का वो पेमेंट नहीं कर रहा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, मे नॉट बी रीपेड एज पर द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, आपने जो ईएमआई बनाई है उसके हिसाब से वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो अकाउंट स्ट्रेस माना जाएगा उसका। ठीक है, बीजी आपने इशू की या एलसी इशू की, है ना, बीजी आपकी इन्वोक हो गई या एलसी डिवॉल्व हो गई, तो उस केस में जो क्रिस्टलाइजेशन हुआ तो बरोवर को पैसा देना है, परंतु वो पैसा नहीं दे पा रहा है। फंड्स में नॉट बी फोर्थकमिंग फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट। ओके, ट्रेजरी ऑपरेशंस में क्या होता है, देखिए ट्रेजरी ऑपरेशंस में द पेमेंट ऑफ द सीरीज ऑफ पेमेंट ड्यू फ्रॉम द काउंटर पार्टीज। काउंटर पार्टीज का मतलब सामने वाली पार्टी जिसके साथ में हमने डील की है, अंडर द रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी फोर्थकमिंग और सीजेज। देखिए जिस काउंटर पार्टी के साथ में हमने ट्रांजेक्शन किया है, ट्रेजरी ऑपरेशन किया है, वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, जो सेटलमेंट होना है, द पेमेंट ऑफ सीरीज ऑफ पेमेंट ड्यू फ्रॉम द काउंटर पार्टी अंडर द रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी फोर्थकम, या तो आ नहीं रहा है या आना बंद हो गया है। ठीक है, ये ट्रेजरी ऑपरेशंस में। सिक्योरिटीज जब ट्रेडिंग करते हैं, हम सिक्योरिटीज के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो कहाँ दिक्कत आती है, सेटलमेंट की प्रॉब्लम आती है। फंड्स और सिक्योरिटीज सेटलमेंट मे नॉट बी इफेक्टेड, सेटलमेंट डिले हो गया उसकी वजह से भी बैंक को फंड्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सेटलमेंट हो ही नहीं रहा किसी भी वजह से, रीजन कोई भी हो सकते हैं उसके। क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर में क्या होता है, द अवेलेबिलिटी एंड फ्री ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी फंड मे आइदर सीजेज और रेस्ट्रिक्शंस में बी इम्पोज बाय द सॉवरेन। जिस कंट्री के साथ हम डील कर रहे हैं वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग गए, ठीक है ना, तो जब रेस्ट्रिक्शंस लग गए उस कंट्री में तो फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है या फ्री ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो भी ये जो एसेट है, जो इस ट्रांजेक्शन में एसेट फंसी हुई है वो स्ट्रेस में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेस एसेट आर दोज एसेट इन विच द डिफॉल्ट हैज आइदर ऑलरेडी अकर्ड और विच आर फेसिंग ए रीजनेबली सर्टेन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डिफॉल्ट। देखिए स्ट्रेस एसेट कौन सी मानते हैं, या तो डिफॉल्ट हो गया, पे नहीं कर पा रहा है, और या वो पेमेंट कर पाने की स्थिति में नहीं है, पूरे चांसेस हैं कि वो पेमेंट नहीं कर पाए, तो ये ऐसी एसेट जो है स्ट्रेस एसेट कहलाएगी। देखिए मैंने किसी को एक बीजी इशू की 10 करोड़ रुपए की, ठीक है, ये बीजी हो गई आपकी इन्वोक। इन्वोकेशन का मतलब क्या है, अब जो हमारा कस्टमर है, जो एप्लीकेंट है, उसको 10 करोड़ रुपया बैंक को पे करना है, अभी वो पे नहीं कर पा रहा है, ये डिले हो रहा है, तो ये स्ट्रेस जो एसेट है अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट ये स्ट्रेस में आ गई। या आपने टर्म लोन दे दिया किसी को या सीसी लिमिट दे दी, तो अलग अलग एसेट में अलग अलग जो है स्ट्रेस दिखेगा आपको। जैसे मैंने सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन किया बैंक ने, अब उसका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो सिक्योरिटीज में जितना पैसा फंस गया, माना 100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 100 करोड़ रुपए अंडर स्ट्रेस आ गए आपके। अब स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। ये तो हमने किस किस तरह का स्ट्रेस आता है और बैंक किस किस तरह के ट्रांजैक्शन करता है। स्ट्रेस का मतलब क्या है, देखिए यहाँ मैंने दिखाया है, स्ट्रेस एसेट मीन्स व्हाट। स्ट्रेस एसेट का मतलब क्या है, जैसे सीसीओडी अकाउंट अगर आपने दे रखा है उसमें इरेगुलरिटी है तो ये स्ट्रेस है। बीजी या एलसी है, टर्म लोन है, रिपेमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, एलसी या बीजी है तो, और एलसी बीजी कमिटमेंट्स एक्सेसिव लिवरेज, एलसी बीजी डिवॉल्व हो गई, उसका पैसा आपको नहीं आ रहा है। नॉन एडेरेंस ऑफ फाइनेंशियल कवेनेंट, फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन आपने जो डाली उनको वो एडेयर नहीं कर रहा है, उनको वो पालन नहीं कर रहा है। फेलियर टू पे स्टैच्यूटरी लायबिलिटी, स्टैच्यूटरी लायबिलिटी का मतलब है लीगल कुछ भी लायबिलिटी उसके ऊपर आ गई, माना कोर्ट ने उस पर पेनल्टी लगा दी या इनकम टैक्स ने पेनल्टी लगा दी या जीएसटी की कोई पेनल्टी आ गई, उसको वो पे नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ स्ट्रेस आपको दिख रहा है। ठीक है, अनड्यू डिले इन सबमिशन ऑफ स्टॉक एंड अदर स्टेटमेंट, आपने बैलेंस शीट मांगी टाइम से नहीं देता है, स्टॉक स्टेटमेंट टाइम से नहीं देता है, ये आपको शो कर रहा है कि जो आपने एसेट फाइनेंस की है वो अंडर स्ट्रेस है। डिले इन पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एडवर्सली क्वालिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसके 31 मार्च के बनते हैं, 31/3 के जो स्टेटमेंट बनते हैं उसके 31 मार्च के वो डिले हो रहे हैं। सितंबर तक ऑडिट नहीं हो रहा है, दिसंबर तक ऑडिट नहीं हो रहा है, और ऑडिट हो रहा है तो उसमें क्वालिफाइड जो है कमेंट आ रहे हैं, एडवर्स कमेंट आ रहे हैं। ठीक है,
तो भी दिख रहा है आपको अकाउंट में स्ट्रेस है। इसके बाद डीप डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, सेल एंड प्रॉफिट, सेल भी डाउन हो रही है और प्रॉफिट भी गिर रहा है, बॉटम लाइन भी जा रही है और टॉप लाइन दोनों में नुकसान हो रहा है। अभी समझो एक पार्टी की सेल थी 50 करोड़ की, अगली बैलेंस शीट में हो गई 42 करोड़, अगली बार हो गई 32 करोड़, तो क्या शो कर रहा है आपको कि बिजनेस डाउनफॉल पे है। अगर सेल्स कम होगी तो बॉटम लाइन भी कम होगी, प्रॉफिट भी उसका कम होगा। एलोंगेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ता जा रहा है उसका। वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ने का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ने का मतलब ये होता है कि जिनको उसने उधार दिया था, जो डेटर्स हैं, उनसे पैसा उसको टाइम से नहीं आ रहा है या लंबे समय तक डेटर्स के पास पैसा फंसा हुआ है। डाउनवर्ड मिटिगेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल रेटिंग, डाउनवर्ड माइग्रेशन ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल रेटिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल जो रेटिंग है उसकी, उनमें डाउनवर्ड माइग्रेशन हो रहा है, यानी रेटिंग गिर रही है या रेटिंग का आउटलुक जो है नेगेटिव आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपने जो एसेट फाइनेंस की है वो अंडर स्ट्रेस है। ओडीसीसी, एलसीबीजी आपका लीगल कोई लाइबिलिटी को पे नहीं कर पा रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं वो क्वालिफाइड स्टेटमेंट आ रहे हैं, सेल्स डाउन हो रही है, प्रॉफिट डाउन हो रहा है, वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ता जा रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल रेटिंग दोनों डाउनवर्ड जा रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम समझेंगे कि हाँ, जो मैंने पैसा दिया है, जो बैंक ने पैसा दिया है, वो स्ट्रेस में है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये एनपीए की तरफ चला जाए। ओके, अब देखिए, ये तो बात हुई स्ट्रेस की। स्ट्रेस के बाद पोजीशन क्या होगी? अकाउंट एनपीए में जाएगा। अब एनपीए में जाएगा अकाउंट, तो एनपीए, पहले एनपीए में को समझ लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, एनपीए में अगर अकाउंट जाता है तो एनपीए में 3 कैटेगरी दी हुई हैं। सबसे पहले अकाउंट सब स्टैंडर्ड में जाएगा, उसके बाद डाउटफुल में जाएगा और उसके बाद लॉस एसेट में जाएगा। आप जानते हैं कोई भी अकाउंट है, डायरेक्टली अगर एनपीए होता है तो 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड में रहता है, उसके बाद में 12 + 24 मंथ्स तक ये डाउटफुल में रहता है और उसके बाद परमानेंटली लॉस एसेट में चला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एनपीए का कंसेप्ट। अब एनपीए में कहाँ कैसे जाएगा? देखिए, अगर टर्म लोन का केस है, टर्म लोन के केस में एनपीए कब होगा? जब उसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 90 दिन से ज़्यादा ड्यू हो गया। 90 दिन तक तो एसएमए में रहता है और 91st डे को अकाउंट एनपीए में चला जाए। ओडीसीसी में कब? जब ओवरड्यू उसका 90 दिन से ज़्यादा हो गया, अकाउंट में ओवरड्यू 90 दिन से ज़्यादा है, या सैंक्शन लिमिट जो है 180 दिन से ज़्यादा रिन्यूअल के लिए ड्यू हो गई, यानी 181st डे को 180 दिन तक के अंदर आपको रिन्यू करना है अकाउंट को। ठीक है, और रिन्यू नहीं हुआ तो वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। बिल्स में क्या होता है? 90 दिन से ज़्यादा बिल्स ओवरड्यू रह गए तो भी आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, और बाकी अकाउंट्स में, अदर अकाउंट्स में भी 90 डेज का कंसेप्ट है। 90 दिन तक अकाउंट को हम एसएमए स्टेटस में लेते हैं। पहले हेल्थ कोड टू स्टेटस होता था, बाद में आरबीआई ने इसको हेल्थ कोड को हटा के एसएमए स्टेटस दे दिया, स्पेशल मेंशन अकाउंट। इसमें 3 कैटेगरी है, एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2। एसएमए 0 यानी 1 दिन से लेके 30 दिन तक का ओवरड्यू। भाई आपकी 31st को इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई तो अगले महीने की 1 तारीख को आपकी इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो गई। 1 दिन से 30 दिन तक अगर ओवरड्यू रही तो एसएमए 0 बोलेंगे, 31 दिन से 60 दिन तक ओवरड्यू रही तो एसएमए 1 बोलेंगे, और 61 दिन से 90 दिन तक अगर ओवरड्यू रही तो एसएमए 2 बोलेंगे। और आप समझते हैं 91st डे को कोई रास्ता नहीं बचता, आपके पास अकाउंट सीधा आपका एनपीए में मूव कर जाता है। सब स्टैंडर्ड में आपका एनपीए में भी सब स्टैंडर्ड में आपका अकाउंट मूव कर जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि एनपीए अकाउंट किस वजह से हो रहा है, किस किस केस में कहाँ कैसे एनपीए होगा, टर्म लोन में कैसे होगा, सीसीओडी में कैसे होगा, बिल्स में कैसे होगा और अदर अकाउंट में कैसे होगा, और हमने समझा एसएमए का कंसेप्ट। अब आपका अकाउंट एनपीए हो गया। अब देखिए, 2 तरह के डिफॉल्टर्स रहते हैं। एक वो डिफॉल्टर हैं जिनके पास पैसा है और देना नहीं चाहते। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट जब हो गया, एनपीए हो गए अकाउंट, तो डिफ़ॉल्टर्स को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विलफुल डिफ़ॉल्टर को। विलफुल डिफ़ॉल्टर, देखिए मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ, द इंटेंशनल डिफ़ॉल्ट इज रेफर्ड एज द विलफुल डिफ़ॉल्ट। द डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट एज पर एग्रीड टर्म्स कुड बी इंटेंशनल और ड्यू टू रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बोरोवर। भाई 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपके कंट्रोल के बाहर है, जब कैश फ्लो ही जनरेट नहीं हो रहा है तो पैसा कैसे देगा वो बैंक को, और दूसरा सब कुछ ठीक होते हुए भी इंटेंशनल है, पैसा तो है पर मैं देना नहीं चाहता। अगर इंटेंशनल है तो वो विलफुल डिफ़ॉल्टर कहलाएगा।
ठीक है, जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है। एज पर आरबीआई गाइडलाइन ए विलफुल डिफॉल्ट वुड बी डीम्ड टू हैव अकर्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नोटेड। अब विलफुल डिफॉल्ट किसको मानेंगे, कब आप कैसे कहेंगे कि ये विलफुल डिफॉल्टर है, आपको कैसे पता चलेगा कि विलफुली ये पैसा नहीं दे रहा है। अब देखिए, पहला, इवन व्हेन इट हैज द कैपेसिटी टू ऑनर द सेड ऑब्लिगेशन, the unit has defaulted in meeting its payment or repayment obligation to the lender even when it has capacity to honor। उसकी ऑनर करने की कैपेसिटी है, ईएमआई के लिए पैसा है, ईएमआई के लिए सफिशिएंट कैश जनरेट हो रहा है, परंतु वो पैसा नहीं दे रहा है, मतलब विलफुल डिफॉल्ट है। सिंपल सी बात है, मेरे पास पैसा है पर मैं बैंक का पैसा नहीं देना चाहता, तो विलफुल डिफॉल्ट है। दूसरा, डाइवर्शन ऑफ फंड कर दिया उसने। डाइवर्शन ऑफ फंड का मतलब क्या हो गया, मैंने पैसा लिया मशीन खरीदने के लिए, मशीन नहीं खरीद के मैंने कार खरीद ली, डाइवर्शन ऑफ फंड हो गया। मशीन नहीं खरीद के मैंने कोई दूसरी एक्टिविटी में लगा दिया, मैंने कंस्ट्रक्शन में लगा दिया, इस पैसे को फैक्ट्री में ही कंस्ट्रक्शन में लगा दिया, तो डाइवर्शन ऑफ फंड हो गया। तीसरा है साइफनिंग ऑफ फंड। साइफनिंग ऑफ फंड का मतलब क्या होता है, बिजनेस से बाहर ले गया मैं पैसे को, यानी कि मैंने ज्वेलरी खरीद ली इससे, या घर का कंस्ट्रक्शन करा लिया, हाउस कंस्ट्रक्शन करा लिया ऑफिस के पैसे से, यानी फैक्ट्री के लिए जो वर्किंग कैपिटल लिमिट ली थी। दो तरीके हैं, एक डाइवर्शन ऑफ फंड और साइफनिंग ऑफ फंड। इसको क्लियर समझ लिया। डाइवर्शन ऑफ फंड का मतलब ये है कि पैसा तो बिजनेस के अंदर ही है, परंतु जिस पर्पज के लिए बैंक ने दिया, माना आपको वर्किंग कैपिटल दी स्टॉक परचेज करने के लिए, आपने कार खरीद ली उससे, तो कार यूज़ तो फैक्ट्री में ही हो रही है, परंतु जिस पर्पज के लिए पैसा दिया उस पर्पज से अलग है, तो ये कहलाता है डाइवर्शन ऑफ फंड, यानी फंड्स को आपने डाइवर्ट कर दिया दूसरी तरफ। और दूसरा है साइफनिंग ऑफ फंड। साइफनिंग ऑफ फंड का मतलब क्या होता है, आप बिजनेस से बाहर ही ले गए पैसे को, आपने 20 लाख की लिमिट ली और उसमें से 10 लाख रुपया जो है किसी को उधार दे दिया, ब्याज पे दे दिया, आपने बैंक से ली 10% पे और 16% पे आपने किसी को ये पैसा आगे चला दिया, ब्याज पे दे दिया, किसी को इंटरेस्ट पे दे दिया, किस मकसद से कि 6% का डिफरेंस मुझे मिल जाएगा। तो बैंक ने क्या इस पर्पज के लिए पैसा दिया था, आपको नहीं, तो दैट इज कॉल्ड साइफनिंग ऑफ फंड। ठीक है, अगला कारण देखिए, अगला रीजन दिया है 4th नंबर पे, डिस्पोज ऑफ और रिमूव द मूवेबल फिक्स्ड एसेट और इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी सिक्योरिटी है, देखिए 2 तरह की सिक्योरिटी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी कौन सी है, एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक फाइनेंस। आपने मशीन के लिए लोन लिया और उसकी मशीन खरीद ली, तो वो तो हो गई आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी। आपने अपनी फैक्ट्री मॉर्टगेज की है, वो है आपकी सेकेंडरी सिक्योरिटी, है ना, या कोलेटरल सिक्योरिटी जिसको कहते हैं। तो सिक्योरिटीज को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी बेच दिया और रिमूव कर दिया। ये मशीन खरीदी आपने बैंक के पैसे से और इसको यहाँ से हटा के गायब भी कर दिया, या जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने बैंक को मॉर्टगेज की थी उसको सेल कर दिया या उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसी को, तो ये भी विलफुल डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो चौथा रीजन देखिए, हमने 4 रीजन यहाँ पे देखे हैं डिफ़ॉल्ट के, विलफुल डिफ़ॉल्ट के। एक सेकेंड देखिए, पहला क्या था हमारा, पहला था कि आपके पास ऑनर करने के लिए पैसा है पर आप ऑनर नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आपने फंड्स डाइवर्ट कर दिया। तीसरा, आपने साइफन ऑफ कर दिया फंड्स को, यानी बिजनेस से बाहर निकाल दिया पैसे को। और चौथा, जो सिक्योरिटीज आपने बैंक को दी थी उनको आपने रिमूव कर दिया या उनको सेल कर दिया, या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो थी आपकी उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया किसी को, यानी कि द यूनिट हैज़ डिफॉल्टेड इन मीटिंग इट्स रीपेमेंट और repayment obligation to the lender and has also disposed of or removed the movable fixed asset or immovable property given by him or it for the purpose of securing a term loan without the knowledge of the bank or lender। जिस भी बैंक से आपने पैसा लिया है उसकी नॉलेज के बगैर आपने मूवेबल्स को हटा दिया, इमूवेबल्स को सेल कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस तरह की एक्टिविटी विलफुल डिफ़ॉल्ट में आएगी। ओके, क्लियर हो गया आपको विलफुल डिफ़ॉल्ट। अब देखिए, अगर बैंक को पता चलता है कि ये डिफ़ॉल्ट इसने विलफुली किया है, तो बैंक इसके बारे में कुछ डिसीजन लेगा। पहले तो आप ये समझिए, विलफुल डिफ़ॉल्ट 25 लाख एंड एबव इसकी कट ऑफ लिमिट है। इससे कम वाले बोरोवर को, इससे कम वाले डिफ़ॉल्टर को विलफुल डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर नहीं कर सकता बैंक। 25 लाख एंड एबव का अगर डिफ़ॉल्ट है तो उसको हम विलफुल डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर सकते हैं, परंतु उससे पहले ये जब बैंक ये डिसाइड करेगा कि इसको विलफुल डिफ़ॉल्ट करना है, तो ये डिसीजन कौन लेगा, कमेटी हेडेड बाई ईडी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
हेड करेंगे उस कमेटी को और वो डिसीजन लेगी कि बोरोवर को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर। देखिए आप जानते हैं आरबीआई पे विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट आरबीआई की साइट पे वो अपडेट करते रहते हैं विलफुल, इनको 5 साल तक कहीं से भी पैसा नहीं मिलता। हुज डिसीजन इज रिव्यूड बाई सीएमडी। अभी ईडी ने जो डिसीजन लिया है, ईडी ने कहा कि यस इसको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करना है, उसके बाद एमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसको रिव्यू करेंगे और फाइनली उसके बाद डिसाइड होगा कि ये डिफॉल्टर को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करना है या नहीं। अगर बैंक ने विलफुल डिफॉल्ट डिक्लेयर करने का मन बना लिया, डिसीजन ले लिया, ईडी ने उसको रिकमेंड किया और एमडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इसकी मंथली रिपोर्टिंग होगी। हर महीने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो है सिविल क्रिफ सिविल इकरा सिविल और आपका क्रिफ हाईमार्क या इक्विफैक्स एक्सपीरियन, ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं उनको हर महीने इसकी रिपोर्टिंग जाएगी। अब उससे क्या होगा, देखिए जब आप सिविल रिपोर्ट निकालेंगे या क्रिफ हाईमार्क रिपोर्ट निकालेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा विलफुल डिफ़ॉल्ट। विलफुल डिफ़ॉल्ट में दिखाएगा कि 35 लाख रुपए का विलफुल डिफ़ॉल्ट है। अभी जब कोई बैंक इसको लोन देने के लिए रिपोर्ट निकालेगा, आउटराइट रिजेक्ट, इसको पैसा कहीं से नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सूट फाइल्ड की और नॉन सूट फाइल्ड की रिपोर्ट भी जाती है सीआईसीज को, पर इसकी लिमिट है 1 करोड़ एंड अबव की। तो ये तो बात हो गई हमारी विलफुल डिफ़ॉल्ट के बारे में। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा डिफ़ॉल्ट किस किस वजह से होता है, स्ट्रेस जो होगा उसका मतलब क्या है, और स्ट्रेस के बाद हमने समझा एनपीए का कंसेप्ट समझा, स्पेशल मेंशन अकाउंट का कंसेप्ट समझा, और उसके बाद हम आए विलफुल डिफ़ॉल्टर पे। विलफुल डिफ़ॉल्टर के जैसे ही दूसरा भी बोरोवर होता है जिसको हम नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर कहते हैं, जो कोऑपरेट ही नहीं करता बैंक को, पैसा तो ले लिया पर कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। देखिए ये बात हो गई। अब इससे पहले देख लेते हैं इसकी फ़ोटो पब्लिश करने का। विलफुल डिफ़ॉल्टर की फ़ोटो बैंक पब्लिश कर सकता है न्यूज़पेपर में, पर बाकी बोरोवर अगर है जो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, अगर विलफुल नहीं है तो उनकी फ़ोटो पब्लिश नहीं कर सकता बैंक। ठीक है, तो विलफुल डिफ़ॉल्टर की फ़ोटो बैंक को पब्लिश करने का राइट है। अब हम बात करते हैं नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स की, ऐसे बोरोवर्स जो बैंक को कोऑपरेट नहीं करते हैं। ठीक है ना, ए बोरोवर नॉट एंगेजिंग कंस्ट्रक्टिवली विद द लेंडर। लेंडर से पैसा तो ले लिया पर उसके साथ एंगेज नहीं होता है। कैसे? बाई डिफ़ॉल्टिंग इन टाइमली रिपेमेंट। जो टाइमली पेमेंट करना है उसको, उसमें डिफ़ॉल्ट करता है, पहली बात। थ्वार्टिंग लेंडर्स एफर्ट फॉर रिकवरी, यानी कि लेंडर जो बैंक, लेंडर यानी बैंक जो रिकवरी के एफर्ट्स करता है उनको रोकने की कोशिश करता है। आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें टांग अड़ाता है वो, सिंपल सी बात है। डिनाइंग एक्सेस टू द सिक्योरिटी, आपको जो सिक्योरिटी आपने फाइनेंस की है या जो सिक्योरिटी आपने मॉर्गेज कर रखी है उन तक आपकी अप्रोच ही नहीं होने देता। आप कहते हैं मुझे मशीनरी इंस्पेक्शन करना है, वो आपको फैक्ट्री में नहीं घुसने देता। आप कहते हैं मुझे स्टॉक इंस्पेक्शन करना है, उसने स्टॉक पहले ही इधर उधर कर दिया। तो ये नॉन कोऑपरेशन है बोरोवर का। ठीक है, या जो सिक्योरिटी है उसमें कोई ऐसा टेनेंट बैठा दिया जो डंडे वाला है, बदमाश टाइप का है, तो आप अगर वहाँ उसको इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे तो पता चला बैंकर के साथ मारपीट कर दी, तो ये नॉन कोऑपरेशन है बोरोवर का। ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ सिक्योरिटी, अगर आप किसी सिक्योरिटी को सेल करना चाहें तो उस पर भी ऑब्स्ट्रक्शन डालता है, यानी टांग अड़ाता है उसमें। तो ऐसे बोरोवर को नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर कहते हैं। और नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर के अगेंस्ट में भी बैंक एक्शन लेता है। जिस तरह से विलफुल डिफॉल्टर के अगेंस्ट में बैंक एक्शन लेता है, वैसे ही नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर के अगेंस्ट में भी बैंक एक्शन लेता है। अब क्या एक्शन लेता है देखिए, पहले तो समझिए कट ऑफ लिमिट क्या है। नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर की कट ऑफ लिमिट है 5 करोड़ एंड अबव का डिफॉल्ट होना चाहिए। जैसे विलफुल में कितनी थी, 25 लाख एंड अबव, यहाँ है 5 करोड़ एंड अबव। ठीक है, बैंक शुड हैव ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम टू डिक्लेयर ए बोरोवर एज ए, बैंक के पास एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। एक सिस्टम बना रखा है बैंक ने, होता है बैंकों के पास में ट्रांसपेरेंट सिस्टम। जैसे एक कमेटी बनेगी जिसमें ईडी होंगे और 2 सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, यानी जीएम होंगे, ऐसा समझो, जीएम या सीजीएम, चीफ जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर होंगे। ये डिसीजन लेगी और डिसीजन लेने से पहले उसको शो कॉज नोटिस इशू करते हैं। उसको एक नोटिस इशू करेंगे कि भैया आप इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन डालते हो, आप नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर हो, आप कोऑपरेट नहीं करते हो बैंक को रिकवरी के प्रोसेस में, तो क्यों ना आपको नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर डिक्लेयर कर दिया जाए। ये उसको शो कॉज नोटिस देंगे। उसके बाद अगर उसका जवाब आता है या जवाब नहीं आता है तो बैंक अपना डिसीजन लेगी। जो ईडी और जीएम्स ने डिसीजन लिया उसको फिर रिव्यू किया जाएगा, किसके द्वारा, एमडी के द्वारा और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के द्वारा, और उसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट जाएगी क्रिलिक को। क्रिलिक किसको जाता है, आरबीआई को, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। 5 करोड़ से ऊपर की रिपोर्ट जाती है ना क्रिलिक को, तो ये जो नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर की रिपोर्ट है ये जाएगी आरबीआई को क्रिलिक के थ्रू।
ठीक है। इफ़ नेम इज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट, माना पहले से नाम डला हुआ उसको हटाना है तो उसके लिए सेपरेट रिपोर्ट जाएगी, वो तो ठीक है। बैंक बोर्ड टू रिव्यू स्टेटस ऑफ नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर ऑन हाफ ईयरली बेसिस, माना किसी को डिक्लेयर कर दिया या डिक्लेयर करना है तो हाफ ईयरली बेसिस पे बैंक इसका डिसीजन लेता है, ठीक है। किसी को ऐड करना है, किसी को हटाना है तो ये हाफ ईयरली बेसिस पे बैंक रिव्यू करता है। ईडी लेवल की कमेटी बनती है, ईडी और दो सीनियर ऑफिशियल्स यानी जीएम सीजीएम होते हैं, और वो जो डिसीजन लेते हैं उससे पहले शोकॉज नोटिस इशू करते हैं बोरोवर को। अगर उसका रिप्लाई आता है या नहीं रिप्लाई आता है, सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आता है, तो इस डिसीजन को एमडी और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिव्यू करते हैं और उसके बाद फाइनलाइज करने के बाद क्लिक को रिपोर्ट करते हैं। क्लिक यानी आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं क्लिक के थ्रू, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, और इसकी कट ऑफ लिमिट है 5 करोड़ एंड अबव की, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी किसके बारे में, स्ट्रेस एसेट के बारे में, एनपीए के बारे में, एसएमए के बारे में, विलफुल डिफॉल्टर के बारे में और नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर के बारे में। अब देखिए, चूंकि बैंक ने पैसा दिया है तो रिकवरी तो चाहिए, बैंक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर आपने पैसा दिया है तो आप रिकवर तो करेंगे उसको। अब रिकवर जब स्ट्रेस एसेट को करेंगे तो आपके पास क्या क्या रास्ते बचते हैं रिकवरी के। जहां एसेट स्ट्रेस में आ गई, पैसा फंस गया आपका, अब आपके पास क्या रास्ता है उसको रिकवर करने का। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हर स्ट्रेस एसेट यानी जो लोन दिया है सब में ही दिक्कत आएगी। 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि रिकवरी पूरी तरह से हो जाए, माना आपने 10 करोड़ रुपया दिया, आपको विद इंटरेस्ट पूरा पैसा रिकवर हो गया, पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपने 10 करोड़ रुपया दिया, इसमें से 8 करोड़ आपका रिकवर हो गया और 2 करोड़ आपको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ लॉस हुआ आपको पर रिकवरी हो गई। और तीसरा ऑप्शन ये है कि 10 करोड़ रुपया दिया, इसमें से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, नो रिकवरी। 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो 100% रिकवरी आप कर पाएंगे, या पार्शियल रिकवरी कर पाएंगे, और तीसरा है आप रिकवरी कर ही नहीं पाएंगे। देखिए, हमेशा ध्यान रखें, अगर बैंक टाइमली एक्शन लेगा, अगर बैंक ने टाइमली एक्शन लिया रिकवरी के लिए, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि पैसा रिकवर हो जाए। दिक्कत ये होती है कि बैंकर्स टाइमली एक्शन नहीं लेते हैं। अगर हम पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहेंगे, रिन्यू करते रहेंगे, इंस्पेक्शन करते रहेंगे, ऑडिट कराते रहेंगे, हमको पता रहेगा कि बोरोवर के बिजनेस में क्या चल रहा है, तो कोई ऐसा कारण नहीं बनता है जिसकी वजह से हम डिले हो जाएं एक्शन लेने में। देखिए, अगर आपने टाइम से एक्शन ले लिया रिकवरी के लिए तो भी आपकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार हम डिले कर देते हैं एक्शन लेना, ठीक है। तो बैंक को सारे ऑप्शंस को चेक करना होता है। इवन जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तो हम लीगल एक्शन भी लेंगे, सोशल एस्पेक्ट भी देखेंगे कि कस्टमर को सोशली कैसे दबाया जा सकता है, वो सारे ऑप्शंस हम देखेंगे। देखिए, यहाँ दिया है, द टाइमली एक्शन एंड एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग द बेस्ट रिकवरी ऑफ एनी स्ट्रेस एसेट। While formulating the strategy, bank has to keep in mind the legal system। क्या क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं, इज आल्सो द सोशल एस्पेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि बोरोवर के घर के सामने अगर आपने 10 बैंक एम्प्लॉय जाके और रिकवरी के लिए बैनर लेके खड़े हो गए, तो सामाजिक इज्जत के डर से, इज्जत खो जाने के डर से भी बोरोवर पैसा दे देता है, तो वो भी देखना पड़ेगा। नॉर्मली ये बैंक फॉलो द फॉलोइंग स्टेप इन केस ऑफ स्ट्रेस एसेट। अब देखिए, क्या क्या स्टेप बैंक ले सकता है जब आपकी एसेट स्ट्रेस में आ गई, तो हमारे पास क्या क्या रास्ते बचते हैं, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे आसान रास्ता, एग्जिट फ्रॉम द अकाउंट। किसी और के मत्थे चिपका दो, एक बैंक का खाता दूसरे बैंक ने ले लिया, आप एग्जिट कर गए उस अकाउंट से। मैं डिटेल में आगे चर्चा करूंगा, पहले ऑप्शंस देख लीजिए। सबसे आसान रास्ता है कि आप एग्जिट कर जाएं उस अकाउंट से, किसी और ने अकाउंट को टेक ओवर कर लिया। दूसरा तरीका है आप उसको रीशेड्यूल कर दें या रीस्ट्रक्चर कर दें। रीशेड्यूलिंग, रीस्ट्रक्चर जानते हैं ना, जैसे उसकी ईएमआई समझो मंथली है, मंथली की जगह आपने क्वार्टरली कर दी, हाफ ईयरली कर दी, या उसको 7 ईयर्स का रिपेमेंट पीरियड दिया, आपने उसको बढ़ा के 10 ईयर कर दिया, या उसकी ईएमआई को बलूनिंग कर दिया। बलूनिंग का मतलब क्या होता है कि पहले कम छोटी ईएमआई लेंगे, फिर बढ़ा दी, जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता जाएगा वैसे ईएमआई बढ़ाते जाएंगे उसकी, ठीक है। तो बलूनिंग भी कर सकते हैं। एक और तरीका है रिहेबिलिटेट करने का। रिहेबिलिटेशन पे मैं आगे चर्चा करूंगा, रिहेबिलिटेशन कैसे करते हैं, पुनर्वास कहते हैं, ठीक है। अब ये तीनों रास्ते जब नहीं काम आएंगे तो क्या करेंगे, हम कंप्रोमाइज़ कर लें कि भैया थोड़ा कम कर देते हैं, पैसा दे दें हमारा वापस। कंप्रोमाइज़ पे भी तैयार नहीं होगा तो फिर डंडा चलाएंगे, लीगल एक्शन करेंगे, सरफेसी में ले जाएंगे, कोर्ट में ले जाएंगे, डीआरटी में ले जाएंगे, और किसी भी तरह वसूल नहीं होगा तो लेट इट गो,
लेट इट गो मीन्स राइट ऑफ करेंगे। यही तरीका है ना बैंक के पास में। भाई सबसे आसान तरीका, आप एग्जिट कर जाओ अकाउंट से, सामने वाले ने पैसा दे दिया, वो कहीं से भी लेके आ गया, आपकी बला कट गई। दूसरा तरीका है रीशेड्यूल कर दो, रीस्ट्रक्चर कर दो, वो भी नहीं होता, रिहेबिलिटेट कर दो, वो भी नहीं होता, तो कंप्रोमाइज़ कर लो कि थोड़ा कम पैसा दे दे पर दे दे। उस पर भी बोरोवर तैयार नहीं है तो लीगल एक्शन, चलो कोर्ट में घसीट देते हैं। और वो भी तरीका अगर कारगर नहीं होता है तो भैया राइट ऑफ करेंगे, अपनी बुक्स में से पैसा हटा देंगे, क्योंकि प्रोविज़न हम करते जाते हैं टाइम टू टाइम। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा। सबसे पहले देखें हम एग्जिट फ्रॉम द अकाउंट। एग्जिट फ्रॉम द अकाउंट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ मैंने कुछ हाईलाइट किया है। सो दैट द बोरोवर इज एबल टू शिफ्ट द अकाउंट टू अनदर बैंक विच हैज़ ए डिफरेंट क्रेडिट एपिटाइट। आपका 2 करोड़ का फाइनेंस है, दूसरे बैंक को हो सकता है उसको अपना टारगेट पूरा करना हो सकता है उसके और भी कोई रीजन हो, उसका क्रेडिट एपिटाइट अलग है, उसने उसको 2 की जगह 2.5 करोड़ रुपया दे दिया। बोरोवर आपके यहाँ से खुश नहीं था, वो माइग्रेट कर गया दूसरी बैंक में, बला कट गई आपकी, आपके यहाँ से एग्जिट हो गया अकाउंट। देखिए, बैंक्स फर्स्ट एफर्ट टू एग्जिट फ्रॉम द अकाउंट विच इज शोइंग साइन ऑफ स्ट्रेस, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सिम्टम ऑफ स्ट्रेस आर डिटेक्टेड एट अर्ली स्टेज, है ना। तो एक तरीका तो ये है कि दूसरे बैंक ने उसको टेक ओवर कर लिया। वंस द सिम्टम्स बिकेम मोर प्रोनाउंस्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंट बाई अनदर बैंक मे नॉट बी मेटलाइज। जब दूसरी बैंक को भी लगेगा यार यहाँ दिक्कत आ रही है तो मैं क्यों इसको टेक ओवर करूँ, अब इसमें क्या होगा। अब देखिए, इन केस ऑफ कंसोर्शियम मल्टीपल बैंकिंग देयर इज ए गुड पॉसिबिलिटी ऑफ अदर बैंक टेकिंग अप द शेयर ऑफ द बैंक वांटिंग टू एग्जिट। अब देखिए, माना 1,000 करोड़ का कंसोर्शियम है, आपका हिस्सा है इसमें 100 करोड़ रुपए, आपका वाला अकाउंट ठीक नहीं चल रहा, इसको दूसरे बैंक ने ले लिया। कंसोर्शियम में ये पॉसिबल है, पर मल्टीपल लेंडिंग में ये भी पॉसिबल नहीं है। बट इन केस ऑफ सोल बैंकिंग, बैंक में फाइंड इट डिफिकल्ट टू एग्जिट ए प्रॉब्लमेटिक अकाउंट। जहाँ सोल बैंकिंग है, देखिए कंसोर्शियम में मल्टीपल लेंडिंग में भी दिक्कत आती है, कंसोर्शियम में तो फिर भी पॉसिबल है। पर जहाँ सोल बैंकिंग है, आप अकेले ही डील कर रहे हैं उस कस्टमर के साथ में, वहाँ पर कोई दूसरा उसको टेक ओवर करेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी कम होती है, ठीक है ना। तो एग्जिट एक आसान रास्ता है अगर पॉसिबल है तो, पर आरबीआई के जिस तरह की गाइडलाइन है टेक ओवर की, उससे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से कोई भी अकाउंट से आप एग्जिट कर जाएंगे। तो दूसरा रास्ता क्या बचेगा आपके पास, रीशेड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग। इफ़ द डिफॉल्ट इज नॉट विलफुल, अगर विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, द बैंक नॉर्मली रीशेड्यूल और रीस्ट्रक्चर द लोन इन अकॉर्डेंस विद द रिवाइज्ड कैश फ्लो एस्टिमेट। जो उसका नया कैश फ्लो उसने दिया है उसके हिसाब से उसको या तो शेड्यूल उसका चेंज करेंगे या उसको रीस्ट्रक्चर कर देंगे। रीशेड्यूलिंग रीस्ट्रक्चर में क्या होता है, मंथली की जगह क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कर दी, क्वार्टरली की जगह हाफ ईयरली कर दी, जैसा उसका कैश फ्लो आएगा उसके हिसाब से हमने उसका शेड्यूल बना दिया। या दूसरा उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया। रीस्ट्रक्चर मतलब उसकी ईएमआई अगर दिक्कत में है तो पहले छोटी ईएमआई कर दी, फिर थोड़ी बढ़ा दी 6 महीने के बाद, फिर 12 महीने के बाद और बढ़ा दी, इस तरह से उसकी बलूनिंग भी कर सकते हैं हम ईएमआई की। तो ये भी एक तरीका है रीशेड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग का। तीसरा है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में देखिए क्या होता है, देखिए पहले पढ़ लेते हैं इसको। समटाइम्स द बिजनेस एंटरप्राइज फेस एडवर्स इंटरनल और मार्केट कंडीशंस एंड इनकर लॉसेस फॉर ए लॉन्ग टाइम रिजल्टिंग इन डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द बैंक्स ड्यू। साफ बात है, जब लंबे समय तक उसको नुकसान होगा तो बैंक का डिफॉल्ट करना ही है उसको। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज विच आर कंसिडर्ड एज सिक। माना यूनिट ही सिक हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सिक हो गई, तो आपके पास कोई तरीका बचता नहीं। देयर इज एरोशन इन द नेट। देखिए रिहेबिलिटेशन कहाँ होता है, जहाँ पर नेटवर्थ में 50% का एरोशन हो गया। erosion in the net worth due to accumulated cash losses to the extent of 50% of its net worth। माना 10 करोड़ की उसकी कैपिटल लगी हुई थी, अभी 5 करोड़ रह गई, क्योंकि लॉसेस को यहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं आप। ड्यूरिंग द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर एंड द यूनिट हैज बीन इन कमर्शियल प्रोडक्शन फॉर एटलीस्ट 2 years। 2 साल से कमर्शियल प्रोडक्शन में होनी चाहिए। बैंक में एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन इन सच केसेस आफ्टर अंडरटेकिंग डिटेल्ड वायबिलिटी स्टडी। रिहेबिलिटेशन का मतलब आप समझते हैं ना, एक बंदा अगर शराब पीने लगता है तो आप कहाँ भेजते हैं उसको, रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं। 3 महीने 6 महीने वहाँ पे रहेगा, उसकी ठीक से देखभाल होगी तो वो शायद लाइन पे आ जाएगा। ऐसे ही बैंक रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करता है ऐसे अकाउंट को जो अपनी नेटवर्थ को ही ख़त्म कर रहा है।
ठीक है ना। तो ऐसे केस में बैंक उसकी वायबिलिटी स्टडी करता है। अगर प्रोजेक्ट लगता है कि इसको वापस जिंदा किया जा सकता है तो ऐसे अकाउंट को रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाएगा, यानी रिहेबिलिटेट किया जाएगा। बैंक उसको नया कैश फ्लो बना के, नई पॉसिबिलिटीज़ देख के और कोशिश करेगा कि इसको वापस जिंदा किया जाए और वापस उसकी ग्लोरी को वापस लाया जाए। तो ये सिस्टम है आपका रिहेबिलिटेशन का, ठीक है। इसके बाद में अगर आपके ये तीनों एफर्ट्स फेल हो गए, आप एग्जिट नहीं कर पाए अकाउंट से, रीशेड्यूल या रीस्ट्रक्चर नहीं कर पाए, जो भी रीजन रहा हो, या रिहेबिलिटेशन भी नहीं कर पाए, तो अब आपके पास चौथा रास्ता बचता है कि कंप्रोमाइज़ कर लो। इफ़ रीशेड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग और रिहेबिलिटेशन इज नॉट कंसिडर्ड वायबल, आपको लगता है कि नहीं ये सब करने से कुछ नहीं होगा, डज नॉट यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट, बैंक ट्राई टू रिकवर देयर ड्यूज बाई ऑफरिंग सम कंसेशंस टू द बोरोअर। अब आप कुछ इंटरेस्ट में उसको छूट दे रहे हो, कुछ प्रिंसिपल में छूट दे रहे हो, और उसको कुछ पेमेंट के लिए भी टाइम दे रहे हो कि ठीक है 3 महीने का टाइम देते हैं, 6 महीने का टाइम देते हैं, आपका ड्यू है 10 करोड़ प्लस इंटरेस्ट, हम इसको लमसम 7.5 करोड़ में कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। बैंक को लमसम पैसा मिल जाएगा, उसने कहीं से भी अरेंज किया, बोरोवर भी चाहता है कि मेरा पीछा छूटे बैंक से, मुझे 2.5-3 करोड़ रुपए का यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, तो ऐसे केस में बैंक कंप्रोमाइज़ भी कर लेता है। देखिए हमको तो अल्टीमेटली पैसा रिकवर करना है, हमने उससे इंटरेस्ट पहले से लिया ही है, जब वो स्ट्रेस में है, जब वो परेशानी में है, उस समय बैंक के पास और कोई रास्ता नहीं बचता। नहीं तो क्या होगा, सिक्योरिटी की वैल्यू डिटोरिएट होती जाएगी, आपके रिकवरी के चांसेस कम होते जाएंगे, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, और फिर आप चाहे लीगल एक्शन लें चाहे कुछ और करें, मर जाएगा बंदा तो फिर आप उसका क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना। तो बैंक कोशिश करती है कि कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए, उसके लिए बैंक ने सभी बैंकों में कंप्रोमाइज सेटलमेंट की पॉलिसीज बनी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली बैंक कंप्रोमाइज़ करता है। अब कंप्रोमाइज़ के लिए भी बंदा तैयार नहीं है कि नहीं हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपसे जो होता है वो कर लो, तो बैंक क्या करेगा कि चल भैया कोर्ट में घसीट देते हैं तुझे। इन केसेस वेयर इवन द कंप्रोमाइज डज नॉट मेटलाइज, बैंक हैव टू इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग्स। अब देखिए रिकवरी के बैंक के पास क्या क्या तरीके हैं। बैंक क्या करेगा, रिकवरी के लिए कोर्ट में ले जाएगा उसको। तो कोर्ट में जाने से पहले क्या क्या तरीके हैं, माना गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड का अकाउंट है तो हम गवर्नमेंट रिकवरी के थ्रू आरसी इशू करा के, रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करा के, रिकवरी ऑफिसर जो होता है उससे अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो हम गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू रिकवर करने की कोशिश करते हैं अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड का लोन है तो, ठीक है। जहाँ पे डिस्प्यूटेड केस हैं 20 लाख रुपए तक के, उनको हम ले जाते हैं सिविल कोर्ट में। जहाँ पे बोरोवर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है, 20 लाख तक का आउटस्टैंडिंग है, उसको ले जाएंगे लोक अदालत में, और 20 लाख से ऊपर का केस है तो ले जाएंगे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। ये बैंक के पास 3-4 रास्ते होते हैं, और कुछ नहीं है तो फिर सरफेसी एक्ट तो हमारे पास है ही, जिसमें कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। समझ गए आप बात को। तो पहले हम अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड का है तो गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू आरसी सर्टिफिकेट इशू करा के, रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करा के उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिस्प्यूटेड मामला है, कंप्रोमाइज पॉसिबल नहीं है तो सिविल कोर्ट में ले जाएंगे। कंप्रोमाइज पॉसिबल है, 20 लाख तक का आउटस्टैंडिंग है तो लोक अदालत में कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे। लोक अदालत में हम कैंप लगाते हैं टाइम टाइम पे, और 20 लाख से ऊपर का मामला है तो हम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में ले जाएंगे। और आखिर में बचता है हमारे पास सरफेसी। सरफेसी में अब देख लीजिए, सरफेसी में क्या है, सबसे पहले हम 60 दिन का नोटिस देंगे बोरोवर को कि 60 डेज के अंदर हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको पे करना है। माना बोरोवर एडेमेंट है, इसके अगेंस्ट में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में चला जाता है, अपील करता है, तो उसको 45 दिन का अगेंस्ट पोजेशन नोटिस विद इन 45 दिन के अंदर वो डीआरटी में जा सकता है। अब माना बैंक ने सरफेसी दिया, बोरोवर चला गया डीआरटी में, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में उसने अपील लगा दी, तो बैंक इसके अगेंस्ट में चला जाएगा डीआरएटी में, डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो डीआरएटी में जा सकता है बैंक, ये 30 दिन का टाइम है यहाँ पे, 30 डेज के अंदर बैंक डीआरएटी में जा सकता है इसके अगेंस्ट में। परंतु अगर बोरोवर बैंक के अगेंस्ट में डीआरएटी में जाता है तो उसको 50% जमा करना पड़ेगा, बैंक को कुछ नहीं जमा करना है। जो भी आउटस्टैंडिंग है उसका 50% उसको जमा करना वो होगा। डीआरएटी चाहे तो उसको घटा के 25% कर सकती है, ठीक है। सब कुछ हो गया, अब हमको सेल करना है, तो सेल करने से पहले 30 दिन का नोटिस देना होगा बोरोवर को कि हम सेल करने जा रहे हैं इसको, ठीक है। जो परचेजर इस सिक्योरिटी को खरीदेगा, जो इमूवेबल हम सरफेसी में ला रहे हैं, उसको जो खरीदेगा उसको 25% पैसा इंस्टेंट। देखिए समझिए एक हाउसिंग लोन है,
ऐसे समझिए आप, इसमें 50 लाख रुपये आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, ये जो सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू है करीब 55 लाख। बैंक ने इसकी रिजर्व प्राइस रखी है 45 लाख। अब इसमें 46 लाख में एक बंदा खरीदने के लिए इसकी बोली लगा रहा है, तो उसका 25% कितना हो गया 23, और 23 का आधा कितना हो गया 11.5 लाख रुपए, है ना, 11 दूनी 22 23। तो इसको 11.5 लाख रुपए तो इंस्टेंट जमा करने पड़ेंगे, और बाकी का जो 75% है उसके लिए उसको 15 दिन का टाइम मिलेगा। इस तरह से हम सरफेसी में किसी भी सिक्योरिटी को सेल कर सकते हैं। सरफेसी पे अलग वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो आपको पूरा सरफेसी भी समझ में आ जाएगा, कितना अमाउंट होना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस है, वो हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। अब देखते हैं हम डीआरटी के प्रोविजंस। डीआरटी में क्या क्या प्रोविजंस हैं, देखिए डीआरटी आता है आपका आरडीडीबी एक्ट में, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट। डीआरटी क्या करेगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में माना कोई केस गया 20 लाख से ऊपर का, 20 लाख तक का तो जाएगा आपका लोक अदालत में, और 20 लाख से ऊपर का गया डीआरटी में। तो डीआरटी में गया तो डीआरटी उसको 30 दिन का नोटिस देगा बोरोवर को। 30 दिन के नोटिस के बाद 2 हियरिंग करेगा, और 2 हियरिंग में केस को फाइनल कर देंगे। अपील प्रोविजंस आर सिमिलर टू सरफेसी। सरफेसी में जैसे अपील है वो डीआरटी में जा सकता है, उसको 30 दिन का उसमें टाइम मिलेगा। डीआरटी के अगेंस्ट में अगर डीआरटी में जाना है, परंतु उसको 50% यहाँ भी जमा करना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन है आपके डीआरटी के। ओके, अच्छा अब लास्ट में आते हैं। मैंने 5वां आपको ऑप्शन बताया था, 6ठा ऑप्शन बताया था राइट ऑफ। अब आपने सारे एफर्ट्स करके देख लिए और रिकवरी के कोई चांस नहीं है। जैसे आप समझिए कहाँ पे चांस नहीं है, जहाँ सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी भी खास तौर पे जहाँ इमूवेबल नहीं है। जब मूवेबल सिक्योरिटी है, मूवेबल सिक्योरिटी को तो बोरोवर डिफॉल्ट करने से पहले ही सोल्ड आउट कर देता है। जहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी है नहीं, जैसे आपने एक पीएमईजीपी में लोन दिया, ठीक है, अब कुछ भी नहीं है आपके पास रिकवर करने के लिए, तो आपको लास्ट में इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन ऑल एफर्ट्स टू रिकवर द ड्यूज आर एग्जॉस्टेड और द बैंक इज कन्विंस्ड दैट फर्दर परस्यूट ऑफ द केस विल नॉट रिजल्ट एनी वर्थवाइल रिजल्ट, द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज रिटन ऑफ बाय यूटिलाइजिंग द प्रोविजन मेड फॉर द अकाउंट। देखिए आपको पता है ना, हम प्रोविजन करते हैं, जो भी हमारे अकाउंट एनपी हो जाते हैं उन पर टाइम टू टाइम प्रोविजन करना होता है। सब स्टैंडर्ड में अलग, डाउटफुल में अलग, लॉस एसेट में अलग, यानी 100% तक बैंक प्रोविजन कर देती है अकाउंट्स पे। जब प्रोविजन कर दिया है हमने और रिकवरी हो नहीं रही है, इफ द प्रोविजन इज नॉट एनफ द एक्सेस अमाउंट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, माना आपने 80% प्रोविजन कर दिया तो 80% पैसा तो यहाँ से ले लिया और 20% प्रॉफिट लॉस से ले लिया। ठीक है, द राइट ऑफ डज नॉट mean that the borrower's liability to bank has ended. If bank is able to recover any amount from him in future, it has the legal right to appropriate the amount. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बैंक ने राइट ऑफ कर दिया, ये इसका 10 लाख का पीएमईजीपी का लोन था। बैंक ने इस पर 100% प्रोविजन कर रखा था, क्योंकि इसको लोन को 5 साल से ज़्यादा हो गए, तो बैंक ने सब स्टैंडर्ड में ले जाते हुए डाउटफुल में ले गए, फिर लॉस में ले गए, और 100% प्रोविजन हो गया, आप समझिए। तो बैंक ने क्या किया, अपनी बुक्स में इसको राइट ऑफ कर दिया। इसको हम टेक्निकल राइट ऑफ कहते हैं, या प्रूडेंशियल राइट ऑफ भी कहते हैं। यानी समझदारी दिखाई बैंक ने कि अपनी बुक्स को क्लीन कर दिया। परंतु बोरोवर के अगेंस्ट में बैंक कभी भी केस कर सकता है, बोरोवर से कभी भी रिकवरी कर सकता है। आप समझिए ये पीएमईजीपी का बोरोवर है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। देखिए ये यूनिट यहां खत्म कर रहा हूं मैं। अब देखिए ये पीएमईजीपी का एक बोरोवर है, ठीक है, 10 लाख आउटस्टैंडिंग है, बैंक ने राइट ऑफ कर दिया, 5 साल निकल गए, इसका बेटा बड़ा हो गया, एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अब इसको एजुकेशन लोन की ज़रूरत है। जब ये भाई साहब पीएमईजीपी के जो बोरोवर है बैंक में एजुकेशन लोन के लिए गए, तो इनका सिविल निकाला बैंक ने, और सिविल निकाला तो उसमें राइट ऑफ आ रहा है 10 लाख रुपए का। अब इसके पास क्या रास्ता है बताइए, बैंक को पैसा पे करना पड़ेगा अगर उसको एजुकेशन लोन चाहिए बेटे के लिए। तो ऐसे केसेस में कई बार बैंक रिकवर कर पाता है। अब बैंक इससे कंप्रोमाइज़ करता है कि चूंकि हम 100% प्रोविजन कर चुके हैं, बैंक शुरू करेगा 10 लाख दे दो, 8 लाख दे दो, 6 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, माना बैंक इससे 4 लाख रुपया 4 लाख रुपीस रिकवर कर पाता है। तो ये बैंक का सीधा प्रॉफिट है, ये डायरेक्ट बैंक को प्रॉफिट आएगा, क्योंकि बैंक पहले से प्रोविजन कर चुका है, उसको प्रॉफिट में से पहले ही निकाल चुका है। तो ऐसे केसेस में कई बार राइट ऑफ करने के बाद भी, प्रूडेंशियल या टेक्निकल राइट ऑफ करने के बाद भी बैंक रिकवर कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने यूनिट 33 का फर्स्ट पार्ट कवर किया है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कवर इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि और क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में जाना है या और कोई मेजर्स हम ले सकते हैं रिकवरी के लिए, वो सारे हम इस पर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।